Hi everyone, my name is Abhishek Chauhan and today we are going to discuss electric flux. ठीक है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है. ठीक है, तो इसमें हमें दो जगह काम आता है, हमारे दो चैप्टर्स में काम आता है. एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा फ्लक्स, ठीक है, यूज में, और दूसरा आएगा आपका मैग्नेटिज्म में. ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो सपोज चलो आज अपन लोग क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन लोग आइडिया ले लेते हैं कि भाई हमारा एरिया वेक्टर क्या होता है. बिकॉज जब एरिया वेक्टर अपने को समझ में आएगा तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझ में आएगा और हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इसके. ठीक है, चलो तो एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अब एरिया वेक्टर में दो टाइप की सरफेस जनरली होती है. एक होती है ओपन सरफेस और दूसरी होती है क्लोज सरफेस. ठीक है, ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस. तो चलो पहले अपन ओपन सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं. ओपन सरफेस क्या होती है. ठीक है, अब ओपन सरफेस की अगर हम बात करें, जैसे सपोज आपके पास ये एक शीट दी हुई है. क्या है, ये आपके पास एक शीट दी हुई है. ठीक है, तो इसकी सरफेस कैसी है, ओपन है. इधर से भी ओपन है, उधर से भी ओपन है. ठीक है, तो जैसे हमारी शीट्स हो गई, ट्रायंगुलर शीट हो गई, रेक्टेंगुलर शीट हो गई, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सरफेस. तो एग्जांपल पहले यहां पर लिख लेते हैं अपन लोग, जैसे रेक्टेंगुलर शीट. ठीक है, और डिस्क हो सकती है. ठीक है, स्क्वायर शीट हो सकती है. ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल हैं किसके, ओपन सरफेस के. ठीक है, अब ओपन सरफेस के केस में अपने को क्या याद रखना है कि एरिया वेक्टर क्या होता है. तो ओपन सरफेस के केस में एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. क्या होगा ये वेक्टर हमारा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, चलो अब इसको एग्जांपल लेके अपन थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो सपोज मैंने आपको एक एक्स वाई एक्सिस पे एक रेक्टेंगुलर शीट दी. आपकी कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ये साइड मान लो 3 मीटर है और ये 4 मीटर है. ठीक है, तो इस केस में क्या निकालना है आपको, इसका एरिया वेक्टर निकालना है. ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां पे समझते हैं पहले. ये शीट है आपके पास, दिस इज योर शीट. अब हमने क्या बोला है आपको कि एरिया वेक्टर क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, तो इसका प्लेन कौन सा, ये वाला प्लेन है इसका. तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. अब बात आती है कि जब क्वेश्चन आएगा तो हम किसको लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपन समझते हैं. ठीक है, तो इसके लिए चलो मैं एरिया वेक्टर लिखता हूँ. तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, 4 3 जा एरिया कितना होगा 12 इन द डायरेक्शन ऑफ कहां चला जाएगा, ठीक है, में बिकॉज़ इसका एरिया वेक्टर कहां लग जाएगा, z एक्सिस पे आएगा. ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इनटू द बोर्ड कंसीडर करें तो एरिया वेक्टर हो जाएगा 12 माइनस 1. ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर ठीक है. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इसमें से क्या करना है, एक को ही लेके चलना है. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी एक लेके चलना है. ठीक है, जनरली हम ये वाला लेके चलते हैं बिकॉज़ हम मानते हैं कि यार जो बोर्ड से बाहर फील्ड लाइंस आ रही होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी. ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है इसमें अपने को कि अगर हमने इसको लिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मान लो बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंसीडर करेंगे अपन लोग, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. ठीक है, ये वाली डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव. और थ्रू आउट द क्वेश्चन अपने को ऐसे ही लेके चलना है. ठीक है, तो अपन एक ही कंसीडर करेंगे डायरेक्शन को. ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लो आपके पास ये डिस्क रखी हुई है कुछ इस तरीके से. ठीक है, दिस इज योर डिस्क ऑफ रेडियस x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये इसकी रेडियस r है. ठीक है, तो आपको इसका एरिया वेक्टर पूछा है, तो आपको पता है इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, ये कौन से प्लेन में, हमारे yz प्लेन में, सॉरी xz प्लेन में रखी है. इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, y डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर A हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर j कैप. ठीक है, तो ये दोनों चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी अच्छे से. चलो एक और इसी को कंसीडर कर लेते हैं. अगर मैं कुछ ऐसे रखूं इसको तो ठीक है,
अब ये किस में रखी हुई है, yz प्लेन में रखी हुई है, ठीक है। तो इस केस में जो एरिया वेक्टर आएगा वो किस में चला जाएगा, x प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। तो x पाई r स्क्वायर i कैप, ठीक है। ओके, देखो एक मैथमेटिकल तरीका भी है इसको निकालने का, ठीक है। एक मैथमेटिक्स की हेल्प से भी हम इसको क्या निकाल सकते हैं, एरिया वेक्टर को निकाल सकते हैं। बिकॉज जब हमारी सिचुएशन थोड़ी मतलब क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है हमसे, तो वहां पे हमें मैथमेटिक्स को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि अगर मान लो हमारा x y में रखा है तो z में जाएगा, y z में रखा है तो x में आएगा, सिंपल सी बात है। बट ठीक है, तो चलो पहले इसको इसी एग्जांपल को अपन मैथमेटिक्स से समझते हैं, फिर क्या करेंगे अपन लोग कि इसको क्या कहते हैं, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर हम मैथमेटिक्स लिखे, जैसे मान लो रेक्टेंगल हो गया a b c d, ठीक है। तो इस केस में मैथमेटिक्स की हेल्प से अपन लोग एरिया वेक्टर कहते हैं, वेक्टर a हो जाएगा हमारा ab क्रॉस bc, ab क्रॉस bc। तो ab कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी 3i कैप, है ना, क्रॉस bc कितना हो जाएगा 4j कैप। तो इसका एरिया वेक्टर देखो कितना आ गया, 4 3 जा तो 12 i जाएगा, और i क्रॉस j क्या होता है हमारा k वेक्टर आ जाता है ना। तो इस केस में जो एरिया वेक्टर आ गया अपना वो क्या आ गया 12 k कैप, ठीक है। ओके, ठीक है। तो चलो एक अच्छा एग्जांपल अब हम लोग ले लेते हैं। अगर आप लोग को कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। चलो ओपन सरफेस का एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा वहां पे हम मैथमेटिक्स का यूज करके कैसे निकालेंगे ये वेक्टर, ठीक है। चलो मान लो अब आपको एक स्क्वायर शीट दे रखी है, ठीक है। इस केस में अपन एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, मान लो ये आपकी शीट है, दिस इज योर स्क्वायर शीट। इसका एरिया वेक्टर निकालना है, दिस इज ए बी सी डी, ठीक है। ये एंगल मान लो आपको दे रखा है 53 डिग्री, ठीक है, और स्क्वायर है, साइड 5 मीटर दे रखी है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे ये सिंगल प्लेन में लाइन कर रही है, ठीक है। तो आपको एरिया वेक्टर निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स की हेल्प से एरिया वेक्टर को निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री, तो इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होंगे, थीटा के इक्वल वाला क्या होता है cos थीटा, और उसके अपोजिट वाला क्या होता है sin थीटा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट जो आएंगे, और y कितना होगा, इसका कंपोनेंट 0 आएगा, तो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट लिखना है b पॉइंट के, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 cos 53 0 एंड 5 sin 53, ठीक है। ये समझ में आया। अब ये ट्रायंगल किस टाइप के होते हैं, दे आर स्पेशल ट्रायंगल की कंडीशन से हैं, ठीक है। तो स्पेशल ट्रायंगल कंडीशन में हमेशा याद रखो कि अगर ये 53 है तो ये कितना होगा 37 हो जाएगा, बिकॉज ये कितना होता है 90 होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इनका एक रेशियो होता है कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, तो ये हमेशा 4 के रेशियो में रहेगा, ये 3 में रहेगा, और ये कितने में रहेगा 5, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई cos 53 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3 हो जाए 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो 3, 0, 4 आ गया हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो अब लिखते हैं इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, ए बी क्रॉस बी सी, है ना, ये तो हमने पहले किया था। तो ए बी क्रॉस बी सी। अब जब हम ए बी को लिखेंगे तो ए बी में क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी सी कितना हो जाएगा हमारा, बी सी ये हो जाएगा 5j कैप। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको, बिकॉज ये साइड 5 है और किस डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 5j कैप। अब कुछ सॉरी, ये यहाँ पे ए बी हमारा होगा k कैप आएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया, बिकॉज y वाला तो 0 था ना, ये तो k वाला कंपोनेंट है, ठीक है।
ठीक है, के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो 4 के क्या, ठीक है। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा ये 15। अब i क्रॉस j क्या होता है, ये होता है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 क्रॉस j कितना होता है माइनस i होता है, तो ये कितना 20 माइनस i क्या, तो ये आपको मिल गया इजीली आपका एरिया वेक्टर फॉर द ओपन सरफेस। ठीक है, मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं बचा होगा। ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे निकालना है, अगर सिंपल सरफेस दे रखी है, मान लो एक्स वाई में रखा है, तो बताइए अपने को कैसे निकालेंगे उसको, तो हमने पहले कर लिया एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर। ठीक है, चलो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर निकालते हैं। अब जैसे क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज सरफेस, मतलब जिनके पास क्या होता है वॉल्यूम होता है, उस टाइप की सरफेस को हम क्या बोलते हैं, दे आर क्लोज सरफेस। जिनके पास भी ऐसे वॉल्यूम है, इसके एग्जांपल बताओ क्या क्या हो गया, आपको समझ में आ गया, स्फीयर हो गया भाई, है ना, क्यूब हो गया, ठीक है, स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस के केस में हमेशा अपने को याद रखना है जो एरिया वेक्टर होता है वो होता है आउटवर्ड नॉर्मल। क्या ध्यान रखना है अपने को कि एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल फ्रॉम सरफेस। ठीक है, ठीक है, जैसे सपोज मैं एक स्फीयर लेता हूं, ठीक है, अब ये आपका क्या है स्फीयर है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर आपसे पूछा है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर मैंने क्या बताया आपको, आउटवर्ड नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस। तो आउटवर्ड नॉर्मल तो भाई ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या है हमारा अलग अलग डायरेक्शन पर है। ठीक है, तो स्फीयर के केस में हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये सब क्या है परपेंडिकुलर, दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस। चलो ऐसे एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लो आपको एक क्यूब दिया है, क्या दिया है, क्यूब, और इसको रख लेते हैं, चलो ये हमारा क्यूब है, दिस इज योर क्यूब, ठीक है। तो ये भी कैसी सरफेस है बताओ, अरे क्यूब भी तो क्लोज सरफेस है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो ये आपका y एक्सिस हो गया, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है आपको बताओ कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो हमने क्या पढ़ा है कि भाई एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस में होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ठीक है। तो मान लो अगर हम जब ये वाली सरफेस लेंगे, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल है, वन सरफेस इसको मान लिया मैंने, सेकंड सरफेस इसको मान लिया और थर्ड सरफेस इसको मान लिया, ठीक है। इन तीनों सरफेसेस के लिए अपन लोग एरिया वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये कुछ ऐसे रखा हुआ था, इधर जाएगा इस तरफ, है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, माइनस आई डायरेक्शन होगी। तो जब a1 लिखोगे तो a1 कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आई का, ठीक है। ऐसे ही जब आप a2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस आई का, ठीक है। a3 कितना हो जाएगा हमारा, a3 कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर कहां होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर j का, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग को एरिया वेक्टर अच्छे से समझ में आया होगा फॉर ओपन सरफेस एंड फॉर द क्लोज सरफेस। क्या याद रखना है अपने को एरिया वेक्टर के केस में, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, अगर ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्लेन होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। जब हम क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो आपको याद रखना सरफेस से कहां होगा वो, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आप लोग इस स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हो जो भी आपको चीजें समझ में आ रही है और आप जो लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि हमारा फ्लक्स क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज फ्लक्स, ठीक है। एक
एग्जांपल लेके समझते हैं। फ्लक्स क्या है बेसिकली? फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन, काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया, क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। तो चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फ्लक्स इज, ठीक है, फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू एंड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। आप देखो जब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी लाइन आ जाएंगी? हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ही तरह से हम लोग कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कवर कर रहे हैं हम लोग और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये आपका डोर है, क्या है? डोर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो इसके अंदर एंटर हो रही है, ऐसे कुछ ये जा रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर किया कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। कैसा है? यूनिफॉर्म, ठीक है। ये कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर हम बात करेंगे, मान लो हमारा डोर क्लोज्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें एंटर हो रही है, तो इस टाइम पे क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कर रही होंगी? इस डोर को क्या कर रही होंगी? क्रॉस कर रही होंगी, है ना। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करेंगी हमारी, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स ज्यादा होगा हमारा। हमने ये लिखा है यहाँ पे, फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। मतलब जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगी, इस एरिया को पास करेंगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। अब मैं इस अगर डोर को धीरे धीरे ओपन करता चला जाऊं तो फ्लक्स क्या होता चला जाएगा? बेसिकली कम होता चला जाएगा, है ना। अगर हम बिल्कुल मान लो ये ऐसे हो गया, सपोज ये सिचुएशन आ गई, तो फील्ड लाइंस अब इसे क्रॉस ही नहीं कर रही बेसिकली, है ना। क्रॉस नहीं करनी मतलब विदाउट क्रॉस करे जा रही है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसको हम एक फॉर्मूले में अगर हम इसे समझें कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको दो चीजें समझ में आई भाई, कि एक तो हमारा फ्लक्स भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा बताओ? अब देखो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्या करेंगी? क्रॉस करने वाली हैं। तो दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? हमारा एरिया पे डिपेंड करेगा। थर्ड किस पे डिपेंड करेगा? बताओ, सोचो। अब जब हम इस डोर को धीरे धीरे ओपन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ओपन कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था बेसिकली, ठीक है। अगर हम समझे यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा था किसके बीच में? एरिया वेक्टर हमारा मान लो इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा था हमारा एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ठीक है। आप समझो इधर, सपोज आपकी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इसमें एंटर कर रही हैं, और हम इस वाले पॉइंट को, इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं? एरिया वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन को, ठीक है। तो इस केस में फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जा रही हैं और एरिया वेक्टर भी कहाँ है हमारा? इसी डायरेक्शन में। तो एंगल क्या हो जाएगा? दोनों में जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब जब थीटा जीरो है, व्हेन थीटा इज जीरो, फाई जो है वो क्या है हमारा? मैक्सिमम है ना। फाई क्या है हमारा? मैक्सिमम। अब जब ये वाला केस आया था, इस केस में क्या था हमारा? ठीक है, एरिया वेक्टर किधर आ गया? इधर इस डायरेक्शन में आएगा, और फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो दोनों में जब यहाँ पे इस केस में एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। तो जब थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। अरे भाई ये कैसे कब होता है? ऐसा कब होता है? ठीक है, तो ऐसा तो केवल कॉस में ही पॉसिबल है ना। कॉस में मतलब जब जीरो होगा तो क्या देगा हमें? मैक्सिमम देगा। जब 90 होगा तो क्या दे देगा हमें? जीरो दे देगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया कि भाई फाई जो होगा, फाई इज इक्वल टू होगा, एक तो ई पर डिपेंड कर रहा है, ई ए कॉस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? ई ए कॉस थीटा। और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? और हम इसमें फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। अब यहाँ पे जो थीटा होता है, व्हाट इज थीटा? इट इज एंगल बिटवीन, किसी के बीच बताओ, E एंड A, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब देखो जब 0 है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा फ्लक्स, जब 90 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 180 डिग्री होगा थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो तीनों ही वैल्यू पॉसिबल हैं, ये हमारा प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। देखो ये कुछ फॉर्मेट एक तरह से देखा जाए ना वर्क वाली बनती है, वर्क एनर्जी पढ़ा होगा सब लोगों ने 11th में, तो वहां पे भी हमारा जो प्रोडक्ट होता था फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, वो कैसा प्रोडक्ट था? स्केलर प्रोडक्ट था। कैसा प्रोडक्ट था? स्केलर। तो हमारी जो फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये समझ में आया। अब बात आती है इसकी, भाई ऐसा यूनिट क्या होगी? तो ऐसा यूनिट भी याद रखना बहुत ही इजी है हमारे लिए। तो क्या है? E into A। तो E की यूनिट क्या होती है? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लिखते हैं E इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। तो F की क्या होगी? न्यूटन। तो न्यूटन पर कूलॉम, एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसकी ऐसा यूनिट भी पढ़ ली, और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है? पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लो, स्क्रीन को पॉज करके, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करना। ठीक है, ये मान लो कि एक डिस्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस है r, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म हमने कंसीडर किया, कुछ ऐसे जा रहा है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट। ठीक है, ठीक है, और ये एंगल आपको दे रखा है मान लो थीटा। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क। आपसे क्या पूछा है? फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क। सॉल्व करना सब लोग स्क्रीन को पॉज करके चलो, अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम देखो यहाँ पे हमसे थीटा कौन सा दिया है? यार थीटा जो हमें दिया हुआ है ना यहाँ पे, वो प्लेन के साथ में एंगल दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग विद द प्लेन, बट हमारा थीटा कौन सा होता था? याद करो, थीटा तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होता था। तो अपने को जो एंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला लेना पड़ेगा, और ये कितना होगा? 90 माइनस, बिकॉज़ इसका एरिया वेक्टर इधर जाने वाला है ना। तो जब हम यहाँ पे इसका फ्लक्स लिखेंगे, phi इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? वेक्टर E डॉट A। ठीक है, कितना हो जाएगा? phi इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा E A cos। अब थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप? 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों रखा 90 माइनस? बिकॉज़ ये जो एंगल लेना है अपने को, वो कंसीडर करना है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा phi इज इक्वल टू E A sin थीटा। phi इज इक्वल टू E A sin थीटा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, और समझते हैं। ये तो हमारे से ओपन सरफेस के लिए हो गया, इसके लिए हो गया ओपन सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस के लिए डिस्कस करते हैं। मान लो आपको फिर दोबारा से एक क्यूब दे रखा है, ठीक है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्यूब है जिसकी साइड ए है। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दे रखा है, इस डायरेक्शन में जाना है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल टू E नॉट आई कैप। ठीक है, E इज इक्वल टू E नॉट आई कैप। अब इस केस में आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स फ्रॉम दिस क्यूब। क्या निकालना है? फ्लक्स फ्रॉम दिस क्यूब। तो आपको ध्यान होगा ये कैसी सरफेस है? हमारी क्लोज सरफेस है। कैसी है? क्लोज। ठीक है, चलो अब इसके लिए निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी कुछ नाम दे देता हूँ, A B C D E
एफ जी एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतने एरिया वेक्टर आएंगे हमारा, ठीक है। अगर हम इसके लिए कंसीडर करें डी एफ जी सी के लिए, तो इसके एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब जी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर अलग आने वाला है। अगर हम बात करेंगे एफ ई एफ जी एच ए बी सी डी ई एफ बी सी डी ई एफ जी ये एच, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा ई एफ जी एच के लिए, तो इसके लिए वेक्टर कहाँ जाने वाला है, माइनस के डायरेक्शन में जाना है। समझ में आ रहा होगा सबको ये वेक्टर, बिकॉज़ कैसा होता है हमारा, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल। कैसा होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। और सरफेस की कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें यार, ये जो अंदर जा रहा है के डायरेक्शन में जा रहा है या जे में जा रहा है, ये तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है अपने सब सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, है ना। तो ये कितने एंगल बना रहे होंगे, जैसे ऊपर जा रहा है, मान लो ये जे में जा रहा होगा और जो के में जा रहा होगा, वो एंगल कितना बना रहे होंगे, 90 डिग्री। और 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू तो क्या होती है, 0 ही होती है। तो क्या आपने को लिखने की जरूरत है, नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा केवल दो ही सरफेस से आएगा। वो कौन कौन सी होंगी अपनी, देखो यहाँ पे जो आई डायरेक्शन में होंगी, तो ये वाली होगी और ये वाला जो एरिया है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है। तो जो हम फाई टोटल लिखेंगे, फाई टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, फाई टी इज इक्वल टू, ठीक है, फाई 1 प्लस फाई 2, है ना। अब अपन लोग लिखते हैं फाई 1 की वैल्यू। तो इस वाली सरफेस के लिए, मतलब ए ई एच डी के लिए एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर किधर हो गया, इधर हो गया, हमारा माइनस आई डायरेक्शन हो गई। तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया, एरिया एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 डिग्री हो गया। कितना आ गया, ई नॉट ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इनटू cos 180 डिग्री। जहां तक समझ में आया होगा सभी को अच्छे से, है ना। चलो फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। सिमिलरली फाई 2 के लिए क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ई भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, आई डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। कितना हो जाएगा, ई नॉट ए स्क्वायर cos 0, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। अब यहाँ से अपन बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज समझेंगे। देखो हुआ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर हुई उतनी ही फील्ड लाइंस क्या हुई, यहाँ से निकल भी गई, है ना। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, इसीलिए इस केस में 0 हो गया। तो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिली कि भाई अगर किसी भी क्लोज सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस उसमें एंटर कर रही हैं और उतनी ही अगर फील्ड लाइंस हमारी निकल जा रही हैं, तो उस केस में हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इसको अपने को अच्छे से ध्यान रखना है और आप स्क्रीन पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक स्फीयर लिया, ये मान लो आपका एक स्फीयर है, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अब आपसे पूछना कि बताओ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर। तो आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि भाई इससे जो चार्ज से फील्ड लाइन जा रही होगी वो कुछ ऐसे जा रही होंगी, है ना। ये वाली जा रही होगी, वहाँ निकल रही होगी, ये कैसे जा रही होगी, मान लो ये जा रही होगी, ठीक है। और बाकी जो होंगी वो तो इसमें एंटर ही नहीं करेंगी, है ना, तो उनसे तो अपने कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ठीक है, इस केस में हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रीजन क्या था, सेम ये वाला रीजन था कि भाई यहाँ पे जितनी फील्ड लाइन इसमें एंटर गई उतनी क्या हो गई, हमारी निकल भी गई। तो इस केस में भी टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। मैं एक और तरीके से तुम्हें इंटरेस्टिंग वे में समझा सकता हूँ, ठीक है। आप समझो इसको क्यों 0 हुआ, ठीक है। ये स्फीयर है अपना, है ना, ये क्या है स्फीयर। तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब इधर जाएगा इसके लिए एरिया वेक्टर, इस पॉइंट पे dA।
सिमिलरली इस केस में कहा जाएगा हमारा एरिया वेक्टर इधर आने वाला dA, है ना। और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा आया वो क्या हुआ हमारा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, है ना। और इस केस में जो हमारा थीटा आएगा वो क्या होगा, थीटा इज लेस देन 90, मतलब ये वाला क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला, और ये वाला क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो समझ में आया कुछ आपका, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इस तरीके से निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अपने को इससे समझ में आया होगा कि भाई जितनी फील्ड लाइंस हमारी एंटर कर रही हैं और उतनी फील्ड लाइंस क्या हो रही है, हमारी निकल जा रही हैं, तो उस केस में हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और, ठीक है। तो अब अपन कंसीडर करते हैं, मान लो एक मैथमेटिकल रिजल्ट कंसीडर करते हैं कि आपको एक स्फीयर दिया और चार्ज को उसके सेंटर पे रख दिया, कहाँ रख दिया, सेंटर पे। क्या इस केस में भी जीरो होगा, टेल मी, सोचो। अब देखो ये चार्ज है ना, ये चार्ज है, तो इसके लिए फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होगी, ये इधर गई होगी, ये इधर ले लेते हैं, चलो ये कैसे जा रही होगी, है ना। तो ये हमारी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस होगी, ऐसे इधर भी निकल रही होगी ये, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, फील्ड लाइंस। अरे यहाँ पे तो केवल फील्ड लाइंस निकल ही रही है सरफेस से, है ना। सरफेस देखो यहाँ पे भी निकल रही है, यहाँ पे निकल, पूरी थ्रू आउट द स्फीयर क्या कर रही है, हमारी फील्ड लाइंस निकल रही है। तो क्या इस केस में भी जीरो होगा, आंसर इज नो। फाई इज डज नॉट इक्वल टू जीरो इन दिस केस, बिकॉज फ्लक्स जीरो उसी केस में होता है जब हमारी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी एंटर हो रही है उतनी क्या हो रही है, हमारी निकल रही है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे कैसे निकालें हम लोग फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर ले, मान लो इस पॉइंट के लिए मैं फ्लक्स निकालूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए हमारा जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो dA हो जाएगा, और इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए हम लोग को, एरिया dA हमने कंसीडर कर लिया, और एंगल भी पता चल गया। देखो एंगल दोनों में क्या होगा, 0 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू, फॉर स्मॉल एरिया के लिए जब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल का साइन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, E डॉट dA, है ना। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट dA, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, E dA cos 0, दोनों में एंगल कितना है हमारा, 0 डिग्री है, ठीक है। क्या हमको यहाँ पे E की वैल्यू पता है जी, बिल्कुल पता है, बिकॉज़ हमें डिस्टेंस पता है। मान लो स्फीयर की रेडियस जो है वो r दे रखी है, तो E निकल आएगा अपना, ठीक है। अब बात आती है लिमिट कहाँ से कहाँ तक लाएंगे। देखो जब हमें पूरे स्फीयर को कवर करना है तो सरफेस एरिया कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से लेकर कहाँ चला जाएगा हमारा, 4 पाई r स्क्वायर होगा थ्रू आउट द स्फीयर। हाँ जी बिल्कुल कांस्टेंट होगा, तो मतलब E को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले देते हैं, तो केवल इंटीग्रेशन में अपना क्या बचेगा, A बचेगा, ठीक है। तो A का इंटीग्रेशन, dA का इंटीग्रेशन क्या होता है, A होता है, तो E की वैल्यू रखते हैं k q अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dA फ्रॉम 0 टू 4 पाई r स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लगा देते हैं, k की वैल्यू रख देते हैं, तो q, सॉरी ये हमने स्मॉल q लिया है, तो आप स्मॉल q कंसीडर करें, ठीक है, स्मॉल q। तो k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, और इसका आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल गया हमें कि फाई जो होगा वो क्या निकल आया हमारा, q अपॉन एप्सिलॉन। फाई इक्वल टू क्या आ गया, q बाय एप्सिलॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी स्फीयर के अंदर जो चार्ज रखा है, ठीक है, उससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा देखो यहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड केस था कि हमने इसको सेंटर पे मान लिया। अगर मैं आपको कुछ कोई भी एनी आर्बिट्रेरी शेप दे दूं, क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है और चार्ज यहाँ पे रख दिया, अब देखो यहाँ पे निकालना कितना डिफिकल्ट है, बिकॉज हर पॉइंट पे ना तो आप एरिया वेक्टर की वैल्यू डायरेक्शन अलग होगी, इसके लिए इधर होगी, इसके लिए इधर होगी, तो आप एंगल कैसे निकालोगे, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यहाँ से हमें एक
इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये मिल गया कि हमें तो इतना ही याद रखना है, टोटल फ्लक्स क्या होगा, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब चाहे ये इसमें बंद हो, चाहे ये स्फीयर में बंद हो, ठीक है, चाहे ये क्यूब के अंदर बंद हो, तो हर केसेस में जो हमारा फ्लक्स आने वाला है वो क्या आने वाला है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आया सब लोग को अच्छे से समझ में, ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल और अच्छे अच्छे डिस्कस करेंगे इसी के, ठीक है। चलो तो अपन ने यहाँ पे एक और चीज सीखी भाई, एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला पता चल गया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और दूसरा, अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा है तो जो उससे टोटल फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि Q को आप साइन के अकॉर्डिंग लोगे। जैसे सपोज मैं एक और केस ले लेता हूँ, मान लो इस सरफेस के अंदर दो चार्ज रखे हैं, एक Q1 यहाँ पे रखा है, Q2 यहाँ पे रखा है, डाइपोल ले लेते हैं, ये Q3 यहाँ पे रखा है, मान लो ये नेगेटिव है। तो आपसे पूछा बताओ इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो सिंपल है, अलजेब्रिक एडिशन करना है अपने को। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अब कुछ इंटरेस्टिंग केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लो एक हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर है, और इस वाले केस में मैंने चार्ज को अगर यहाँ पे रखा तो व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स। अरे सिंपल सी बात है, जितनी फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही होंगी उतनी क्या हो रही होंगी, निकल रही होंगी। तो भाई इस केस में तो जो फ्लक्स है फाई वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, ठीक है। चलो अब इस चार्ज को किसी और पोजीशन पे रखते हैं हम लोग, अब मैंने इस चार्ज को यहाँ रखा, ठीक है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। अब केसेस डिफरेंट हो जाएंगे। अब ये वाली जो इसके अंदर जा रही है वो तो केवल इसमें एंटर ही कर रही है, वो निकल थोड़ी, इधर वाली चलो एंटर ही नहीं कर रही तो हम जीरो में से करते। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल केसेस डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लो कंप्लीट स्फीयर बनाएं तो उस कंप्लीट स्फीयर से फ्लक्स कितना होता, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। उस केस में क्या होता हमारा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये इधर वाली जो फील्ड लाइंस है वो स्फीयर के अंदर एंटर नहीं हुई है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, फाई इज इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, मान लो एक शीट रखी हुई है कोई, स्क्वायर शीट दे दी मैंने आपको, ठीक है, दिस इज योर स्क्वायर शीट। साइड ए, ठीक है, और इसके सेंटर से मैंने आपको यहाँ पर a/2 डिस्टेंस पे एक Q चार्ज रखा हुआ है। अब इस केस में कैसे निकालेंगे अपन लोग, ठीक है। तो अपने को मैंने बताया कि हमें देखना है कि इसमें केसेस स्टडी करना है कि टोटल फ्लक्स निकाल लें। अगर हम कौन सी डिजाइन लगाएं कि ये सारा का सारा चार्ज क्या हो जाए, हमारा कवर्ड हो जाए, और फिर हम उसे डिवाइड कर लें, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, अगर हम इसको कंसीडर करें कि मान लो इसको चारों ए साइड के क्यूब के अंदर रखें, तो बेसिकली ये क्या है, उसका एक सरफेस ही तो है। अगर हम इस चार्ज को एक क्यूब के अंदर इमेजिन करें जिसकी साइड ए हो और वो चार्ज कहाँ रखा हो, उसके सेंटर पे रखा हो, तो उस केस में ये बेसिकली क्या होगा, ये उसकी एक सरफेस है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना होता है बताओ, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। चलो और ले लेते हैं एग्जांपल्स, जो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ओके।
अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। चलो एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके समझते हैं ना। ठीक है, ये मान लो आपका वही रखा हुआ है हमारा एक्स प्लेन में। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। और ये डिस्टेंस मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक की एल दे रखी है, क्यू भी है, क्यू साइड ए, और ई आपको वेरिएबल दे रखा है, ई मैंने दे दिया ई नॉट एक्स आई कैप। ये इक्वल टू क्या है, ई नॉट एक्स आई कैप। अब आपको निकालना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। अब बताओ क्या इस केस में भी हमारा जीरो होगा? क्या इस केस में भी हमारा जीरो होगा? आंसर इज नो, बिकॉज ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। मतलब ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई जो फ्लक्स है वो तो केवल इन दोनों सरफेसेस से ही होगा, बाकी के लिए तो जीरो हो जाएगा। रीजन क्या है इसका कि वो हमारा एंगल कितना बना दिया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो केवल इससे आने वाला है और इससे आने वाला है। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम एंटर कर रही होती, सेम निकल रही तो हम बोलते जीरो, बट यहाँ पे क्या दे दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे दिया, वेरिएबल दे दिया। क्या दे दिया, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल है मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मान लो अगर 5 जा रही है तो यहाँ पे क्या होगी, इससे ज्यादा जा रही है, बिकॉज़ ये लेंथ क्या है, x के साथ में क्या बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, पहले इनके लिए एरिया वेक्टर लिख लेते हैं। a1 क्या होगा हमारा, a स्क्वायर i कैप माइनस i कैप या प्लस i, सॉरी माइनस i कैप, है ना। इसके लिए एरिया वेक्टर इधर आने वाला है ना, इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर आने वाला है, तो a2 कितना हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर प्लस i कैप। अब फ्लक्स निकालते हैं। ओके, तो चलो E1 भी लिख लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंगली हमारा E1 कितना होगा, E1 हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है L, तो ये हो जाएगा E नॉट L I कैप। ठीक है, ऐसे इस केस में E2 कितना हो जाएगा हमारा, E नॉट, अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, L प्लस A हो जाएगा, कितना हो जाएगा L प्लस A I कैप, है ना। चलो तो 5 टोटल क्या हो जाएगा, 5 टोटल निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 5 1 प्लस 5 2। 5 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 5 1 जब हम लिखेंगे तो ये वाला कंसीडर करेंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारा, 180 डिग्री है। 180 डिग्री तो क्या लिखेंगे, E नॉट L A स्क्वायर cos 180 डिग्री प्लस 5 2 की वैल्यू कितनी हो गई, E नॉट L प्लस A स्क्वायर cos 0, तो इन दोनों को cos 180 डिग्री -1, तो ये हो जाएगा माइनस E नॉट L A स्क्वायर प्लस E नॉट L A स्क्वायर प्लस E नॉट A क्यूब। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर, E नॉट A क्यूब। समझ में आया सबको, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा एग्जांपल था, समझ में आया सबको। ठीक है, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, केवल हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एरिया वेक्टर की और फ्लक्स को कैसे हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा एग्जांपल। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल कर लेते हैं और उस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर की। ठीक है, मान लो मैंने एक चार्ज Q डिस्क की एक्सिस पे रखा हुआ है और ये आपकी डिस्क है। ठीक है, ऑफ रेडियस r। ठीक, ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की ए दे रखी है ना, ये ए है। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क। क्या पूछा है, फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क, है ना। तो अब यहाँ पे कैसे निकालना है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, E की वैल्यू भी हर पॉइंट पे अलग होगी और एंगल भी अलग होगा, है ना। यहाँ पे तो अपने पास एंगल हमें पता था, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे E की वैल्यू भी अलग होगी और एंगल भी अलग होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन लोग क्या कंसीडर करते हैं कि भाई हम डिस्क से एक रिंग काट सकते हैं और उस रिंग के लिए क्या लिख लें, फ्लक्स लिख लें। क्या लिख लें, फ्लक्स। ठीक है, बिकॉज जब आप रिंग काटोगे तो
उस रिंग पे अगर सेंटर से सिमेट्रिकल काट रहे हो तो उस रिंग पे ई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम। और थीटा भी क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। ठीक है, तो चलो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक रिंग काट ली, r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस की हमने क्या काट ली, एक रिंग काट ली। तो ये हमने, ये r है, ये r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस की क्या काट ली अपन ने, रिंग काट ली। ठीक है, ये dr। ठीक है, तो इस रिंग के लिए अपन क्या लिखते हैं, फ्लक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इस रिंग के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, है ना, वो कुछ ऐसे जा रहा होगा E। और एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका इधर डायरेक्शन में होगा dA, है ना, ये dr थिकनेस है इसकी। तो बताओ dA कितना होगा, dA व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dA, तो dA कितना हो जाएगा हमारा, dA हो जाएगा 2 पाई r dr, है ना। अब मान लो अगर ये एंगल हमने थीटा माना तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, तो अपने को एंगल भी मिल गया और ई भी पता है हमें, ई कितना हो जाएगा, तो ये वाला ई के लिए ये वाली डिस्टेंस निकल आई अपनी, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो चलो अब इसके लिए क्या लिखते हैं अपन लोग, प्लस लिख देते हैं, है ना। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, e इंटीग्रल ऑफ e डॉट dA, है ना। तो लिखते हैं e की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, k q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और dA कितना हो गया हमारा, dA हो गया 2 पाई r dr cos थीटा, cos थीटा। क्या हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन दिस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा। और इसमें से कांस्टेंट टर्म को क्या ले सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो चलो लिख लेते हैं k q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू 2 पाई r dr इनटू a अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको अपने को इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक हुई, अच्छे इसकी यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा r है, तो लिमिट आप देख लो r कहां से कहां तक जाए, 0 से लेके r तक चला जाए, कैपिटल R तक। ठीक है, तो लिमिट भी हमें पता चल गई 0 टू कैपिटल R। अब बाकी टर्म्स को बाहर ले लो, k q 2 पाई a बाहर आ जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा हमारा, r dr अपॉन a स्क्वायर r स्क्वायर की पावर 3/2 फ्रॉम 0 टू r। तो इसको सब लोग सॉल्व कर लोगे जहां तक मुझे उम्मीद है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, मैथमेटिक्स में अपन लोग पढ़ते ही ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे अपन, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर मैं आप लोगों को लिख देता हूं, कितना आएगा, 5 इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जहां तक उम्मीद है मुझे सब लोगों को फ्लक्स अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने हर टाइप के केसेस भी समझ लिए यहाँ पे फ्लक्स को कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि भाई एरिया वेक्टर कंसीडर करो, और हम हर चीज में फ्लक्स डायरेक्टली भी नहीं निकाल सकते, तो अपने को ये भी याद रखना है कि अगर कोई ऐसी बॉडी क्लोज सरफेस दे रखी है जहाँ पे हम एंगल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सिमेट्री के केसेस बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे, कि सिमेट्री कैसे हम लोग अप्लाई करें। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ के बेसिस पे प्रॉब्लम। वैसे हमने गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन तो यहीं पे कर दिया है, क्योंकि आपको समझ में आया था कि अगर कोई स्फीयर के अंदर चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई इक्वल टू q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है आपका गॉस लॉ है, बट इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।